गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपना कोऑर्डिनेशन का जो आगे का पार्ट बाकी है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। और मतलब स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मतलब बहुत शॉर्ट में PDF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बहुत जल्दी ख़त्म करना है विद इन ए वीक। तो मतलब कोशिश करते हैं 31 दिसंबर तक सारा सिलेबस ही ऑनलाइन आ जाए एटलीस्ट, ताकि आप लोग विद टाइम सब कुछ देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना नॉमेनक्लेचर से। तो पहले कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल पढ़ लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले की नॉमेनक्लेचर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो 11th क्लास में आता है। तो तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक है। तो कुछ पहले रूल्स जनरल जनरल पढ़ लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आयन है तुम्हारे पास, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। मान लो तुम्हारे पास कोई एग्जांपल ये मान लेते हैं, हमारे पास हो गया K4FeCN6, K4FeCN6, ठीक है। ऐसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा, 4 तो पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो बिल्कुल अलग से हो जाएगा FeCN6 के नाम से। इस पे चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स आयन और ये है सिंपल काउंटर आयन। इस काउंटर आयन का काम क्या होता है, इसके ऊपर जो चार्ज है उसको बैलेंस करना, सिंपल, और तो कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है पॉजिटिव पार्ट और ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है नेगेटिव पार्ट। हमेशा या तो जब भी नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे तो हम पॉजिटिव पार्ट की नॉमेनक्लेचर पहले करेंगे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आयन Cl होता और इस पे चार्ज पॉजिटिव होता, तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारा पॉजिटिव हो जाता। तो पहले हम नॉमेनक्लेचर फिर इसकी करते और फिर इस नेगेटिव वाले की करते। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पोटेशियम है तो पहले पोटेशियम से नाम शुरू करेंगे, फिर इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉजिटिव वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव आयन। तो पहले पॉजिटिव आयन का करेंगे फिर नेगेटिव आयन का करेंगे। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, ये होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और उसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो भी कुछ होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट के अलावा जो भी कुछ होता है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो होता है लिगेंड। और लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। ये अपना जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो किसको देते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को देते हैं और उसके भी वैकेंट डी ऑर्बिटल को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड हमारा लिगेंड का काम कर रहा है। और कितने साइनाइड हमारे पास, 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं लिगेंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है। तो जो भी आपने कभी नेगेटिव चार्ज वाले आपने सुने हैं, क्लोराइड, सल्फेट, जहाँ पर भी आइड आता है, जहाँ पर भी 8 आता है, वो पूरा का पूरा नाम आप एलिमिनेट करोगे आखिरी में, आइड 8 ख़त्म करोगे और आखिरी में लगा दोगे O। क्या लगा दोगे, O। देखो, ये साइनाइड आयन होता है जनरली, तो आइड हटा के हमने क्या लगा दिया, आइड हटा के साइनो लगा दिया। क्लोराइड था, क्लोरो लगा दिया। ब्रोमाइड था, ब्रोमो लगा दिया। समझ में आया। तो हाइड्राइडो का हाइड्रिडो लिखते हैं। मतलब ये कुछ नाम है जो मैंने आपको PDF शेयर किया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसके अंदर से सारे के सारे के एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि बेसिक बेसिक ही याद रखने हैं वैसे तो, लेकिन एक बार देखना सारा को ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे सल्फेट था, इसको हमने सल्फेट का 8 हटा के यहाँ पे E हटा के O लगा दिया। ये ऑक्जेलेट था तो ऑक्जेलेट का E हटा के ऑक्जेलेटो लगा दिया। ये सारे के सारे हमारे जो थे वो नेगेटिव लिगेंड्स हैं। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल हैं। न्यूट्रल लिगेंड को जनरल नामों से क्या लिखते हैं, इसको अमीन, अमोनिया को अमीन लिखते हैं, वाटर को एक्वा लिखते हैं। CO, ये कोबाल्ट नहीं है, C कैपिटल वाला O है, मतलब ऑक्सीजन है ये, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। पॉजिटिव लिगेंड को ऐसे लिखते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ऐसे याद रखना, ठीक है। ठीक है। अब अगर लिगेंड मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 साइनाइड हैं तो इसको हेक्सा साइनो लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये समझाया है कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा उसके नाम से लिखना है। और लिगेंड की जब भी नेमिंग करेंगे, मान लो इसके अंदर साइनाइड के यहाँ पर होते 5, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। मान लो FeCN6 था ना, तो CN6 की जगह एक काम करते हैं हम लोग, CN को तो रखते हैं 4 और क्लोरीन अंदर 2 घुसा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको तो 6 ही बॉन्ड बनाने थे, लेकिन पहले 6 बॉन्ड कौन बना रहा था, सिर्फ साइनाइड। अब मैंने साइनाइड भी एक पेयर डोनेट करता है और क्लोरीन भी एक पेयर डोनेट करता है, तो साइनाइड को तो मैंने कर दिया 4 और क्लोरीन को कर दिया 2। 4 ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 पेयर ये दे देगा। लेकिन इस बार लिगेंड 2 हो गए। साइनाइड को हम साइनो लिखते हैं, C से लिखते हैं, और क्लोराइड को PC से लिखते हैं। तो नेक्स्ट ये अलग अलग अल्फ़ाबेट में मत जाओ, तुम एक काम करो, यहाँ पे ना हम इसकी जगह अमोनिया लिख लेते हैं, ठीक है, वरना नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से समझाना पड़ जाएगा। इसको समझो, मान लो अमोनिया का पार्ट 2 आ गया यहाँ पे,
तो अमोनिया को हम अमीन लिखते हैं, ए से लिखते हैं, और ये साइनाइड को सी से लिखते हैं। तो पहले इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर इसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे अगर दो से ज़्यादा लिगेंड है तो। सिंपल सी बात, कॉम्प्लेक्स आयन में अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके नाम को लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, ये वाली बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लस मैं आपको ना एक बुक का पार्ट शेयर कर देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, कि बुक में जो एनसीईआरटी है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके एक बार ये सब कॉपी में उतार लेना। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट वही दिया हुआ है, द कैटायन विच इज़ नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कैटायन, मतलब पॉजिटिव वाले को पहले हम नेमिंग करेंगे। पहला पॉइंट है मतलब ये वाला जो कैटायन वाला पार्ट है कि हम पहले कैटायन मतलब पॉजिटिव वाले पार्ट की नेमिंग पहले करेंगे, फिर लिगेंड का करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। दूसरा पॉइंट, एनायनिक लिगेंड जो होते हैं नेगेटिव वाले उनको ओ से एंड करेंगे। न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड एक्सेप्ट एक्वा और अमीन को हम ब्रैकेट में ये मतलब लिखा है ना, एक मिनट क्या लिखा है, हाँ नेम द एनायनिक ऑन दिस, ठीक है, एक्सेप्ट एक्वा। न्यूट्रल लिगेंड का नाम डायरेक्ट लिख देंगे। प्रीफिक्स लगानी है मोनो डाई ट्राई, अगर एक ही तरह का लिगेंड कई बार रिपीट हो रहा है इसमें मोनो डाई ट्राई टेंट्रा पेंटा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल रूल्स हैं, आप इसको पढ़ोगे साथ साथ। फिर हम कुछ सीधे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। देखो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आपको क्लियरिटी लेके आएगा। तो आपका मान लो ये वाला एग्जांपल है पीटी वाला। ठीक है, इसको देखते हैं। प्लैटिनम हमें पता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इसके अलावा यहाँ पहले देखो कितने तरह के लिगेंड हैं। यहाँ पर एक अमोनिया हो गया लिगेंड, एक क्लोरीन हो गया, एक NO2 हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, जो स्क्वायर ब्रैकेट में डी ब्लॉक के एलिमेंट के अलावा जो भी कुछ होता है वो सब के सब क्या होते हैं, लिगेंड। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट तो आप तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है इसके बाहर तो काउंटर आयन है ही नहीं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सिंपल न्यूट्रल वाला हो गया। इसके पूरे नाम को कैसे लिखेंगे, जब भी कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को पहले लिखते हो तो कॉम्प्लेक्स वाले में सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम, और लिगेंड तो यहाँ कई सारे हैं तो पहले उनका नाम लिखेंगे, लास्ट में डी ब्लॉक का एलिमेंट लिखेंगे। और डी ब्लॉक का जब एलिमेंट लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जैसे भी ये वाला ब्रैकेट दिया हुआ है ना, इस ब्रैकेट के अंदर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे। यहाँ पे आया कि नहीं समझ में, सॉरी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, यहाँ पर लिखनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब चलो करना शुरू करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे NO2 है, नाइट्रो से कुछ आएगा, ये क्लोरीन है और ये अमीन है। तो आपको पता है अमीन ए से आता है तो पहले नाम अमीन का लिखा जाएगा। कितने अमीन है, 2, तो हमने नाम लिख दिया डाई अमीन। फिर क्लोरीन आया सी से, फिर नाइट्रो आया तो सी बाद पहले आ जाएगा नाइट्रो से। तो क्लोराइड को हम क्लोरिडो लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। मैंने अभी दिखाया था आपको नाम, Cl नेगेटिव को क्लोरिडो लिखते हैं। ये NO2 है तो नाइट्राइट आयन है, तो नाइट्राइट का ई हटाया हमने, नाइट्राइटो लगा दिया। ठीक है, फिर लिखा N प्लैटिनम, ब्रैकेट में लिखा ये, ब्रैकेट में जो हमने ये प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे कितनी है, +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालोगे, PT को X मान लोगे और इस पूरे कम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 0। ठीक है, कहो तो मैं लिख के समझ जाओ यार। ठीक है, तो इसको हम X मानेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, अमोनिया। अमोनिया तो हमेशा न्यूट्रल होता है, तो उस पर चार्ज 0, X + 0। क्लोरीन पे -1 होता है तो लिखना X + 0 -1। और NO2 पे जैसे HNO2 सुना होगा आपने, तो NO2 पे -1 चार्ज होता है। तो NO2 हमारे पास कितना है, एक ही है। देखो कोई बाहर ब्रैकेट के बाहर तो कुछ ही लिखा ना, तो ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, तो X + 0 -1 फिर -1, तो उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ जाके कितना हो जाएगा, = 0 लगा देना, तो उस दूसरी तरफ ले जाके कितना हो जाएगा, +2। तो प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी दैट इज़ +2। डन, ऐसे ही आपको याद रखना है। चलो एक दो और देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपका ये नेक्स्ट वाला ही हो गया कि ये K3 वाला। K3 वाले को अगर आप 200 में तोड़ोगे तो 3K पॉजिटिव आयन एक तरफ हो जाएगा और C2O3O4 होल थ्राइस एक तरफ नेगेटिव वाला पार्ट चला जाएगा। तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो पहले पोटेशियम का नाम लिख दिया सेकंड वाले पार्ट में। फिर हम कॉम्प्लेक्स आयन की नॉमेनक्लेचर करेंगे, और कॉम्प्लेक्स आयन की जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो पहले लिगेंड का करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे C2O4 है, C2O4 का मतलब होता है ऑक्जेलेट आयन। क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला याद है ना, COOH वाला होता है, जो H हटा दिया हमने यहाँ पे और लिगेंड बना दिया। ये ऑक्जेलेटो आयन कितने हैं हमारे पास, 3 हैं, तो हमने लिख दिया ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर लिखा क्रोमेट, क्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे, क्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, पोटेशियम पे +3 चार्ज तो बाकी कॉम्प्लेक्स आयन पे -3 चार्ज। अच्छा, और मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ उसको, इस वाली चीज़ को आपको। ठीक है, हमारे पास है ये
यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास होता है ऑक्जेलेट आयन। अब हमें पता है एक ऑक्जेलेट आयन पे -2 चार्ज होता है, तो वहाँ पर हमें कितना ऑक्जेलेट दिया हुआ है, देखो ध्यान से, वहाँ पर ऑक्जेलेट हमें दिए हुए हैं कितने, 3। एक पे -2 चार्ज है तो 3 पे कितने होंगे, -6 चार्ज। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपल सी भाषा में लिखूँ यहाँ पे Cr, और ब्रैकेट यहाँ पे लिखूँगा C2O4 सॉरी, और यहाँ ब्रैकेट लगा के 3 लगाऊँ, तो हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और बाहर क्या था, K3 था। तो K3 में मिला +3 चार्ज, तो इस पर पूरा -3 चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मान लेना है x, इस पे एक पे -2 चार्ज था, तो 3 पे कितना हुआ, -6 इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उस तरफ ले जाएंगे इसको, तो +3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। अब आंसर सीधा चेक करो, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है क्रोमेट के आगे 3 लगा दिया हमने। आप लोगों को क्या करना है, बेसिक तरीका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस में वो भी ऐसे स्ट्रगल करके तो मैं सारा मतलब एक एक पॉइंट तो नहीं समझा रहा, लेकिन अब आप क्या करोगे, जो मैंने आपको PDF भेजा है प्रदीप फंडामेंटल वाला, उसके अंदर से ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो उनको बस एक बार रफली पढ़ के देखो, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बार आप रिलेट करोगे। पहले 3 ही रूल याद रखने हैं। पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन का करना है, और जब कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले लिगेंड का करोगे, लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम लिखोगे, और उसके साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दोगे। यहाँ तक का पार्ट आपका क्लियर हुआ। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वर्नर्स थ्योरी के बारे में, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना। ये कुछ वर्नर थ्योरी है। एक साइंटिस्ट था, उसने जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ाना शुरू किया तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले, उसको देखो ध्यान से, ठीक है। उसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड नाम का सॉल्ट को अमोनिया में मिला दिया। जब उसने कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया में उठा के मिलाया तो उसने देखा, मान लो एक ऐसा बीकर था, उसके अंदर उसने ये वाला सॉल्ट भी मिला दिया कोबाल्ट क्लोराइड, और थोड़ी उसने अमोनिया मिला दिया। उसने देखा जो सॉल्यूशन बना उसका धीरे धीरे ना कलर मिक्सअप हो रहा है, मतलब अलग अलग कलर बन रहे हैं उसके, ठीक है। उसका कलर कभी पहले येलो हुआ, फिर पर्पल हुआ, फिर वायलेट हुआ, धीरे धीरे मतलब उसने देखा कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो उसने सोचा कि पक्का यहाँ पर पहले कोई कंपाउंड बना होगा, फिर दूसरा कलर आया तो पक्का वो कंपाउंड चेंज होकर दूसरा कंपाउंड बन गया होगा, क्योंकि एक कंपाउंड एक ही तरह का कलर शो करेगा। फिर उसने देखा कि मतलब यहाँ पे विद टाइम ना अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते चले जा रहे हैं जिसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो उसने एक ऑब्जर्वेशन किया, जैसे ही दोनों को मिलाया, मतलब विद इन 5 मिनट के अंदर उसने छोटा सा सैंपल, एक जब कलर येलो था तो एक सैंपल बाहर निकाल लिया। इसका हम बाद में टेस्ट करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसका कलर पर्पल हुआ, फिर थोड़ा सैंपल बाहर निकाल लिया, फिर थोड़ा कलर वायलेट हुआ, फिर सैंपल बाहर निकाला, फिर उसका कलर ग्रीन हुआ, फिर से बाहर निकाल लिया। उन चारों सैंपल की उसने स्टडी की, स्टडी करके एक टेबल हमें बना के दे दी ऐसी, और उसके अंदर उसने देखा क्या, जो सबसे पहले वाला कॉम्प्लेक्स था वो कंपाउंड ये था COCl3 6NH3, कलर उसका येलो था। इस कॉम्प्लेक्स में उसने क्या किया, उसने AgCl मिला के देखा। क्या मिला के देखा भाई, AgCl मिला के देखा, नहीं सॉरी, AgNO3 मिलाता है वो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इतनी सी पॉइंट समझना, ये पूरा टेबल एक बार में समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले फॉर्मूले को देखो, जो उसने येलो कलर का पार्ट निकाला था ना, असली में उसका फॉर्मूला ये था, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन था, लेकिन उसको थोड़े पता था कि ये ब्रैकेट लगना होता है इसके अंदर, तो उसने CONH3 को 6 डायरेक्ट 6NH3 CO और Cl3 लिखना शुरू कर दिया। बाद में उसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझ में आया, तब उसने पता लगा कि फार्मूला कुछ ऐसा होता है। ये कैसे बनाया होगा उसने फार्मूला, वो देखो कैसे बनाया। जैसे ही कॉम्प्लेक्स है, अब आपको मैंने बता रखा है कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है 3Cl में ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स आयन एक पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये वाला क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है, मतलब ये बाहर निकल सकता है, 3 क्लोरीन बाहर निकल सकते हैं सेपरेटली। लेकिन आप अगले वाले के अंदर देखोगे तो एक क्लोरीन अंदर चला गया और इसके अंदर अमोनिया एक कम हो गया। ये क्लोरीन बाहर प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स आयन का हिस्सा हो गया और ये बाहर तो निकलेगा नहीं। तो अगर हम टेस्ट करना चाहेंगे कि इसके अंदर कितने क्लोरीन हमें फ्री अवेलेबल हैं, तो वो 3 हैं, यहाँ 2 हैं, और यहाँ 1, और यहाँ पर भी 1, ठीक है। काम की बात तो ये सुनो कि अगर मैंने देखो, एक AgNO3 की प्रॉपर्टी होती है, अगर AgNO3 को उठा के हम कभी भी ऐसी जगह मिलाते हैं जहाँ पे Cl नेगेटिव है, क्या है, Cl नेगेटिव, तो अगर AgNO3 को उठा के हम Cl नेगेटिव में मिला देते हैं तो वो प्रेसिपिटेट बना लेता है और बना लेता है AgCl। क्या बनाता है, AgCl बना लेता है। तो अगर वो AgCl बना लेगा तो आप प्लीज़ एक बार होल्ड रखना, मैं 1 सेकंड
कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, तो आगे की बात करते हैं, कहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो हम ये टेबल पढ़ रहे थे ना, तो AgNO3 की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसको फ्री क्लोरीन कहीं मिल जाए तो वो AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर मैं इसमें AgNO3 को मिलाऊंगा तो AgNO3 यहाँ पे 3 क्लोरीन अवेलेबल हैं, तो वो 3 मोल AgCl के बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इसके अंदर जब AgNO3 मिला के देखा तो कितने मोल AgCl बना, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन बाहर अवेलेबल थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगले वाले में कितने होंगे, 2 क्लोरीन बाहर अवेलेबल हैं, तो 2 मोल AgCl के बने, इसमें एक इसमें एक। क्लियर हुआ। चलो, कलर अलग अलग था, सिंपल सी बात है, सारे कॉम्प्लेक्स अलग अलग हैं तो सबका कलर भी अलग अलग होगा। ठीक है, लास्ट के 2 को चेक करना, इसका फार्मूला सेम है ना, देखो ध्यान से, दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है, क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो सिस और ट्रांस वाला नहीं होते जो आइसोमर, वो वाले आइसोमर है, इसलिए कलर अलग अलग हो गया। ये वाली टेबल आपको क्लियर हो गई, ये वाली टेबल आपको क्लियर हो गई। कंडक्टिविटी को देख लेते हैं, एक तो पूरा कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोरीन के आयन, तो कंडक्टिविटी का रेशियो क्या रहेगा, एक तो कैटायन और 3 एनायन। यहाँ पर एक कैटायन 2 एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, दैट्स इट। टोटल आयन कितने यहाँ पे, 1 और 3 4, 2 और 1 3, 2 और 1 और 1 2। समझ में आ रहा है, ये टेबल मेरे हिसाब से क्लियर हो गई आपको। इसके बेसिस पे इसने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए वर्नर थ्योरी के। पहला पॉस्टुलेट पढ़ लो कि जो मेटल होता है, मेटल कौन सा भाई, जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये डी ब्लॉक वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो 2 तरह की वैलेंसी रखता है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैलेंसी या आयनाइजेबल वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। डन। तो 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर दोज विच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ इट सिंपल सॉल्ट। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो मेटल के पास होती है, जो अपने सिंपल सॉल्ट के अंदर रखता है। फॉर एग्जांपल PtCl4, ठीक है, एक होता है COCl3। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब समझो, जैसे PtCl4 हो गया तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 4 क्लोरीन पे होगा -4 चार्ज, तो प्लेटिनम पे +4 चार्ज होगा ना। तो एक नॉर्मल सॉल्ट के अंदर जो भी सेंट्रल मेटल एटम, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है, उस पर जो भी चार्ज होता है उसी को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और जो चार्ज होता है क्या हम उसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी और कुछ नहीं, सिंपल उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और कुछ भी नहीं होता। प्राइमरी वैलेंसी के 2 नाम, इसको प्राइमरी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और आयनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। फिर आती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी होता है उसी को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट को आपको दिख रहा है 5 तो अमोनिया के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 क्लोरीन के साथ बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर कितनी होगी इसकी 6। प्राइमरी वैलेंसी आपसे कोई पूछ ले कोबाल्ट क्लोराइड की कितनी होती है, तो कोबाल्ट क्लोराइड का सिंपल सॉल्ट ये रहा, 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो 3 -3, इस पे आ गया +3 चार्ज। तो प्राइमरी वैलेंसी +3 और सेकेंडरी वैलेंसी है 6, क्योंकि उतने बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, चलो
ये दोनों बात समझ में आया। थर्ड पॉइंट भी पढ़ी लो। एवरी मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स वैलेंसी। पहला है प्राइमरी, जो प्राइमरी वाली वैलेंसी होती है, ये प्राइमरी वाली वैलेंसी मैंने यहाँ से समझाई, तो वो नेगेटिव वाला जो आयन होता है वो सेटिस्फाई करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी को ये जो लिगेंड थे वो सेटिस्फाई करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, प्राइमरी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। लिगेंड सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन। सिंपल सी बात समझो, ये पढ़ लेना अपने आप अंग्रेजी को। आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पोजीशन इन स्पेस गिविंग डेफिनेट ज्योमेट्री। एक सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जो लिगेंड्स का अरेंजमेंट होता है, उससे उस कॉम्प्लेक्स का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? डेफिनेट स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा, वो सब। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको सारा वर्णन थ्योरी नेक्स्ट पेज में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर हम आते हैं। मैं सीधा आपको एग्जांपल से समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे जो जो काम की चीज़ है वो पढ़ते हैं। ठीक है, मैं कोशिश किया, जो मैंने आपको PDF भेजी है आप उसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एटलीस्ट एक बार सारा बेसिक जरूर पढ़ेंगे। मैं सीधा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे होता क्या है इसके अंदर। मान लो हमने कोई एग्जांपल लिया K4FeCN6 का। ठीक है, हमें पता है 2 हिस्सों में टूटता है। एक तो होता है 4K पॉजिटिव आयन, और एक होता है FeCN6 वाला पार्ट अलग, और इस पर चार्ज आ जाएगा -4 का। डन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आयरन जो है, सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम है। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कुछ ऐसा लिख देते हैं क्या, ये 18 और 2 20 और 6 26 होता है ना। ठीक है, It's 1 o'clock. ठीक है, पता है मुझे, 1 बज गया। अब सुनो, ये हो गया आर्गन 4s2 3d6 हो गया। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करूँ तो हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज क्या होगा भाई, -4 होगा। तो मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू -4 के बराबर लिख दिया। साइनाइड पे -1 होता है तो 6, साइनाइड पे -6, x -6 इज इक्वल टू -4। 6 को उठा के इधर ले गया तो x की वैल्यू +2 हो गई। आयरन पे चार्ज आ गया Fe+2 आ गया। वेरी गुड, आयरन पे चार्ज आया Fe+2। अब मैं यहाँ पे +2 का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आयरन जो है आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल चुका है। इसके अंदर देखेंगे तो सबसे आखिरी में 4s आता है ना, 4 तो 3 के बाद आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे भी लिख दूँ 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने त्याग चुका है। तो अब बचेगा क्या, आर्गन 18 3d6। तो Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होती है आर्गन 18 और 3d6। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, पहले 3D वाला ब्लॉक बना लूँगा। डी के अंदर आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डब्बे बना लिए। 3D के बाद 4s आता है जिसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि Fe+2 में तो गायब हो गए हैं, मैंने वो खाली कर दिया। 4p की बात करता हूँ, 4b भी खाली पड़ा होगा। बस मैंने एक जनरल सा बना लिया है समझाने के लिए कुछ कुछ बातें। ठीक है, अब समझो ध्यान से। ये जो लिगेंड होता है ना हमारे पास, ये जो लिगेंड होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खास बात ये होती है कि वो सेंट्रल मेटल एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक डब्बे में 2 होते तो पेयर होता, और अकेला अकेला है तो अनपेयर्ड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की खास बात ये होती है कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप कर देता है। समझ में आया? वीक लिगेंड वो काम नहीं कर पाता। ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि आपको एग्जांपल्स बहुत सारे खुद ही एक बार बुक से देखने हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे सारे एग्जांपल देखने हैं। तो जहाँ फुल पेयरिंग कर देगा मतलब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, और जो पेयरिंग नहीं कर पाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो वीक लिगेंड होगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारा साइनाइड, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। इसकी मैं बताऊंगा आपको कि पता कैसे लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ठीक है, पहले ये सुनो, होता क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इनको पेयर कर देगा। पेयरिंग करने के बाद देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला गया, और अंदर के 2 d ऑर्बिटल हमारे लिए खाली छोड़ दिए। तो ये जब 2 ऑर्बिटल हमारे उसने खाली छोड़ दिए, अंदर से d2 एक s का खाली छोड़ दिया और 3 p वाले खाली छोड़ दिए। तो ये कितने ऑर्बिटल हैं, 2 तो d के हैं, एक s का है और 3 p के हैं। देखो तीनों का शेप अलग अलग होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। स्फेरिकल होता है, p वाला डंबल होता है, ये डबल डंबल होता है। तीनों की एनर्जी का लेवल अलग अलग, ये 3rd एनर्जी लेवल में है, 4th एनर्जी लेवल में है। तीनों का शेप अलग अलग, लेकिन सारे के सारे खाली हैं मेरी तरह। ठीक है, तो होता क्या है, जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और जब एनर्जी लेवल अलग अलग होता है तो सारे के सारे आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे। 11वीं कक्षा को याद करो, जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको समझाया था, इट इज़ सिंपली इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स
विद डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। तो अलग अलग एनर्जी वाले, अलग अलग शेप वाले सारे ऑर्बिटल एकदम आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन का रूल ये था, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो 6 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 6 ही नए बनेंगे। तो जब 6 नए बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में नए ऑर्बिटल बने 6। उन सारे ऑर्बिटल्स का अलग अलग नाम भी लिखेंगे तो सबका नाम सेम ही होगा, दैट इज़ D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उनको? D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया D2sp3 वाला, डन। D2sp3 का हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब कुछ और बातें याद रखनी है। अब देखो यहाँ होगा क्या है फाइनली, ये साइनाइड का आपको पता है। देखो जैसे हम KCN लिख लें या HCN लिख लें तो K पॉजिटिव होता है और CN नेगेटिव होता है, ऐसे ही होता है ना। साइनाइड का अगर स्ट्रक्चर अलग बनाऊंगा तो साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा भाई। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, और एक हो गया नेगेटिव वाला। ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। चलो साइनाइड की खास बात ये है कि वो या तो यही इलेक्ट्रॉन देगा या तो यही, ऐसा नहीं कि ये भी दे दे और ये भी दे दे। तो सिंपल यूनिडेंटेड लिगेंड है वो, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा साइनाइड, ठीक है। साइनाइड हमारे पास कितने हैं भाई? 6। कितने डब्बे खाली पड़े हैं? 6। एक साइनाइड आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर सीधा इसको डोनेट करेगा, ऐसे इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, पूरा का पूरा शेप बन गया। शेप का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझाऊँ तो कुछ CO जो आपको Fe जो है वो सेंटर में रहेगा और ऐसे 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 और ऐसे ऐसे पूरा शेप बन जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। एक बात आपको क्या याद रखनी है, इसके अंदर D ऑर्बिटल जो है ना वो अंदर वाले 3D वाले यूज़ हुए हैं। देखो अगर 4s के बाद 4p आता है तो 4d भी आता होगा ना कहीं साइड में। अगर वो वाले बाहर वाले D ऑर्बिटल यूज़ होते तो मैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जगह इसको बोलता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि आप जब पढ़ोगे खुद से तो आपको दो टर्म्स सीखेंगे तो आप कहोगे मास्टर ने तो आउटर वाला तो बताया नहीं, इनर वाला बताया है। तो आपको इनर वाला कब यूज़ करना है? जब अंदर के 3D वाले यूज़ हो जाएँ, और जब बाहर वाले यूज़ हो जाएँ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी बात, जब लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग आया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को उठा के पेयर कर दिया। क्या कर दिया? पेयर। और अगर इलेक्ट्रॉन को उठा के उसने पेयर कर दिया तो देखो आपने स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 तरह की स्पिन रखता है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं +½ से, एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं -½ से, ऐसे करते हैं ना। तो नेट स्पिन कितनी हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, नेट स्पिन हो जाती है 0 तो होता क्या है कि अगर हमारे पास ये जितनी ज़्यादा पेयरिंग हो जाएगी वो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देगा, तो स्पिन ओवरऑल हमारे पास लो हो जाएगी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी प्लस 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 करते चले जाओगे तो स्पिन बढ़ जाएगी। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जितनी ज़्यादा पेयरिंग हो जाती है वो बन जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? मुझे एक बात बताओ, ये पेयरिंग हुई कब? जब हमारा लिगेंड स्ट्रांग था तब पेयरिंग हुई। तो जब भी लिगेंड स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो स्पिन कम हो जाएगी। तो जहाँ स्ट्रांग लिगेंड होगा वो हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप इस बात को दोबारा रिपीट करके पीछे जाके वीडियो में दोबारा देख सुनना ध्यान से। अगर स्ट्रांग लिगेंड है हमारे पास तो अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो वो पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग करा दी तो स्पिन हमारी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी, क्योंकि +½ और -½ एक दूसरे को कैंसिल करके स्पिन ओवरऑल 0 कर देती है ना। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों पेयरिंग हो गई, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिन हो जाएगी कम, 0। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पेयरिंग उतना स्पिन कम, और जितनी कम पेयरिंग होगी उतना स्पिन हाई। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पिन, यहाँ पे तो पेयरिंग हो रही है क्योंकि लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? दूसरी बात, सब कुछ बनाने बनने के बाद देखा करो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो नहीं बचा यहाँ पे। देखो ये अनपेयर्ड नहीं है, ये भी अनपेयर्ड, सारे पेयर्ड हैं। जो नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो भी सारे पेयर्ड हैं। ठीक है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड निकल गया, मतलब अकेला रह गया, जैसे ये अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, और अगर सारे पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ सब पेयर्ड हैं तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डायमैग्नेटिक। इनर आउटर आपको समझ में आ गया? 3D अंदर वाला या बाहर वाला? 4D वाला। ठीक है, इनर। अब एक जनरल सी बात बताओ, इनर वाला कब यूज़ होगा? जब अंदर सारी पेयरिंग हो जाएगी और अंदर खाली स्पेस बनेगा। और पेयरिंग कब होती है? स्ट्रॉन्ग। तो अगर लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कुछ कुछ ऐसी बातों को रिलेट करके याद रखना है आपको। अब आप क्या करेंगे, एक छोटा सा होमवर्क करेंगे।
जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये जैसे आपका हो गया D2sp3 का एक एग्जांपल, आप वहाँ से पढ़ लेना sp3d2 वाला, जिसमें आउटर कॉम्प्लेक्स हो रहा हो यूज़। अगर आउटर वाला डी यूज़ हो रहा होगा तो पक्का जो हमारा लिगेंड होगा वो वीक होता होगा। अगर वीक नहीं होता तो वो पेयरिंग करा के अंदर वाला यूज़ कर लेता। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा होमवर्क के फॉर्म में काम करना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी आपके सिलेबस में है भी या नहीं, तो मैं उसका एक छोटा सा शॉर्ट लेक्चर बना के डाल दूंगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा पी ब्लॉक के 2-2 ग्रुप बना के वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ओवरऑल आपको 4 ग्रुप पढ़ने हैं, तो 2 वीडियोज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा पी ब्लॉक का। फिर बचेगा डी ब्लॉक, करते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए वेट करो और इस वाले को कंप्लीट करो, और साथ साथ NCERT की एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहना, ठीक है? थैंक यू।